नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरी पहचान, भारत। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने कुछ दिलचस्प स्रोत भेजे हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ पौराणिक और कुछ भाषा से जुड़े हुए। तो हमारा मिशन है इन सभी धागों को एक साथ बुनकर समझना कि इस एक शब्द में हजारों सालों का इतिहास कैसे छिपा है। हाँ, और ये आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम सब ने स्कूल की किताबों में राजा भरत की कहानी पढ़ी है। हाँ, वो जो शेर के दांत गिनते थे। वही। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है, असल में तो वहां से शुरू होती है। ये नाम कहाँ से आया, इसके कितने अलग अलग मतलब हैं, और आज जब हम इंडिया और भारत पर इतनी बहस सुन रहे हैं तो इसके पीछे की पूरी तस्वीर क्या है। सही कहा। तो चलिए इसकी जड़ें खंगालते हैं। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जो कहानी हम सब जानते हैं। जब भी भारत नाम आता है तो दिमाग में हस्तिनापुर के एक महान राजा की छवि बनती है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। बिल्कुल। हाँ, और ये सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हैं कि व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यताओं में से एक है। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तार से वर्णन है। अच्छा। भरत सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। अब चक्रवर्ती का मतलब सिर्फ एक बड़ा राजा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। इसका मतलब है एक ऐसा शासक जिसका चक्र यानी रथ चारों दिशाओं में बिना किसी रोक टोक के घूम सके। उन्होंने एक विशाल भूभाग को मतलब एक शासन व्यवस्था के तहत एकजुट किया, एक तरह से यूनिफाई किया। हाँ, यूनिफाई किया। और उसी एकीकृत साम्राज्य को सम्मानपूर्वक भारतवर्ष कहा गया, यानी भारत का देश। सांस्कृतिक इकाई बनाने की बात थी। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या ये इकलौती कहानी है, क्योंकि भारत के इतिहास में अक्सर एक ही कहानी के कई संस्करण मिलते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर एक और परत खुलती है। हाँ। हमारे स्रोतों में जैन परंपरा का भी जिक्र है। अच्छा। और उनकी कहानी भी उतनी ही पुरानी और महत्वपूर्ण है। अच्छा। जैन ग्रंथों के अनुसार ये नाम प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। ओह, तो एक और भरत चक्रवर्ती। क्या ये दोनों किरदार एक ही हैं, या ये दो अलग अलग परंपराओं में दो अलग अलग महान राजा हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा अकादमिक बहस का विषय है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इन्हें दो अलग अलग परंपराओं के दो अलग अलग किरदार मानते हैं। जैन कथा के अनुसार ऋषभदेव ने संन्यास लेने से पहले अपना विशाल राज्य अपने 100 पुत्रों में बांटा, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे योग्य हिस्सा उनके पुत्र भरत को मिला। तो यहाँ भी वो एक महान शासक थे। हाँ, उन्होंने न केवल इस साम्राज्य को चलाया बल्कि एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। तो आप देखिए, दोनों कहानियों में एक समानता है। क्या समानता है? भरत एक महान, न्यायप्रिय और यूनिफाइंग फिगर हैं। एक का जिक्र महाभारत में है तो दूसरे का जैन आगम ग्रंथों में। यह दिखाता है कि यह नाम हमारी सभ्यता की दो प्रमुख धाराओं में कितना गहरा सम्मान रखता है। वाकई। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई परंपराओं का संगम है। लेकिन ये तो हुई पौराणिक कथाएं जो हमारी संस्कृति की नींव हैं। पर एक जिज्ञासु मन हमेशा पूछता है कि ऐतिहासिक सच क्या है? हाँ, इन कहानियों के पीछे का ऐतिहासिक सच क्या है? क्या हम इन कथाओं को इतिहास के धरातल पर भी देख सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में? जी, ऋग्वेद में किसी राजा भरत का तो नहीं, लेकिन भरत नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली आर्य कबीले का बार बार उल्लेख आता है। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि उस समय के समाज का एक वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक कबीला, भरत कबीला, और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वे काफी प्रभावशाली रहे होंगे। बहुत ज्यादा। स्रोतों में एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है, दाशराग्य युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। सुनने में तो किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं आप। ये प्राचीन भारत के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। और ये हुआ कहाँ था? ये परुष्णी यानी आज की रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीलों का एक शक्तिशाली गठबंधन। तो एक तरफ एक कबीला और दूसरी तरफ 10। हाँ, और इस भयंकर युद्ध में राजा सुदास और उनके भरत कबीले की निर्णायक जीत हुई। तो इस जीत का नतीजा क्या हुआ? मतलब इसका असर क्या पड़ा? इस जीत ने सब कुछ बदल दिया।
इसके बाद भरत कबीले का राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई वर्चस्व पूरे उत्तर भारत में स्थापित हो गया। जिसे उस समय सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। बिल्कुल। उनकी पूजा पद्धति, उनके रीति रिवाज और सबसे महत्वपूर्ण उनकी संस्कृत की बोली वो प्रमुख हो गई। अच्छा। और धीरे धीरे समय के साथ इस पूरे क्षेत्र को ही भरत कबीले की भूमि के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ हम एक कबीले के नाम को एक पूरे भूभाग की पहचान बनते हुए देख सकते हैं। ये तो कमाल का सफर है, एक पौराणिक राजा से एक ऐतिहासिक कबीले तक। लेकिन ये सब तो ग्रंथों और वेदों की बातें हैं, जिनकी तारीखों पर अक्सर बहस होती है। क्या हमारे पास कोई ठोस पत्थर की लकीर जैसा सबूत है? हाँ। कोई शिलालेख, कोई दस्तावेज जो ये साबित करे कि भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल वाकई प्राचीन काल में होता था? हाँ, और ये इस कहानी का सबसे ठोस पड़ाव है, जो इसे पौराणिक कथाओं से निकालकर सीधे इतिहास में स्थापित करता है। वो क्या है? हमारे स्रोतों के मुताबिक भारतवर्ष शब्द का सबसे पुराना ज्ञात लिखित प्रमाण हमें उड़ीसा में मिलता है, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख में। हाथी गुम्फा शिलालेख ये कब का है? जी, यह शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में खुदवाया था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व? हाँ, इसमें वे अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं और एक जगह स्पष्ट रूप से भारतवर्ष, जो भारतवर्ष का ही प्राकृत रूप है, शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी खोज है ये, क्योंकि यह हमें बताता है कि आज से 2000 साल से भी पहले यह भूमि अपने निवासियों द्वारा आधिकारिक रूप से भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी। ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दिया गया नाम नहीं था। ये तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब हम पौराणिक कथाओं से होते हुए वैदिक कबीलों से गुजरकर अब एक ठोस पुरातात्विक सबूत तक पहुंच गए हैं। जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है। हम भारत के नाम पर देश की बात कर रहे हैं, पर भारत शब्द का अपना क्या मतलब है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि नामों के अर्थ में ही उनका असली सार छिपा होता है। संस्कृत में भारत शब्द की व्युत्पत्ति बहुत गहरी और सुंदर है। कैसे? ज्यादातर विद्वान इसे दो संस्कृत धातुओं के मेल से बना हुआ मानते हैं, भा और रत। भा और रत? हाँ, भा का संबंध प्रकाश, चमक, ज्ञान और चेतना से है। आप भास्कर यानी सूर्य या आभा यानी चमक, इन शब्दों के बारे में सोचिए। ठीक है। और रत? और रत का अर्थ है लगा हुआ, संलग्न, समर्पित या लीन। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो भारत का एक दार्शनिक अर्थ बढ़ता है। वो क्या है? वह भूमि जो प्रकाश या ज्ञान की खोज में रत है। वाह, ये तो पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण है। ज्ञान की खोज में लीन देश। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक राजा या कबीले की विरासत नहीं, बल्कि एक तरह का मिशन स्टेटमेंट है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक वैचारिक और आध्यात्मिक पहचान है। एक ऐसी भूमि जहां ज्ञान और सत्य की खोज को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसका एक और वैदिक अर्थ भी है, जो इसे और गहरा बनाता है। वेदों में भरत शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए भी किया गया है। अग्नि के लिए? हाँ, अग्नि जो यज्ञ का केंद्र होती थी, जो देवताओं तक हवि पहुंचाती थी और जो जीवन देती थी। इस संदर्भ में भरत का एक और अर्थ है, जो भरण पोषण करता है। अद्भुत। तो एक तरफ ज्ञान की खोज है और दूसरी तरफ सबका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी। मतलब एक नाम में दर्शन और शासन दोनों का सार है। बिल्कुल। तो ये प्राचीन नाम इतने सारे अर्थों और इतनी लंबी यात्रा के साथ आज भी इतना प्रासंगिक कैसे है? आज की दुनिया में हम इसे कहाँ देखते हैं? इसकी प्रासंगिकता हमारे देश की कानूनी और संवैधानिक नींव में ही मौजूद है। जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान बन रहा था, तो इस पर लंबी बहस हुई थी। हाँ, मैं सोच सकती हूँ कुछ लोग इंडिया के पक्ष में होंगे, जो दुनिया भर में जाना जाता था, और कुछ भारत के, जो हमारी जड़ों से जुड़ा है। एकदम सही। संविधान सभा की बहसों में ये एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण मुद्दा था। अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा सूत्र जो दोनों पहचानों को सम्मान देता है। और वो क्या था? और वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। बहुत। इसका मतलब है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों नामों को बराबर का दर्जा दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संवैधानिक मान्यता दी। बिल्कुल। और अगर हम हाल के रुझानों को देखें, जैसा कि हमारे स्रोतों में 2024-2025 के संदर्भ में इशारा किया गया है, तो हम पाते हैं कि भारत नाम के प्रयोग पर
एक नया जोर दिया जा रहा है। हाँ, G20 शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर। जी, विशेषकर G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार ने आधिकारिक संवाद में भारत नाम को प्रमुखता दी। हाँ, ये बहुत चर्चा में रहा था जब G20 के निमंत्रण पत्रों पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो इस बदलाव के पीछे क्या सोच है? इसे एक बड़े वैचारिक बदलाव के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इसका घोषित उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागना और अपनी स्वदेशी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती से दुनिया के सामने रखना है। यहाँ इंडिया और भारत के बीच का जो फर्क है उसे समझना जरूरी है। वो फर्क क्या है, अगर आप इसे आसान शब्दों में समझा सकें? जरूर। देखिए, इंडिया वो नाम है जो हमें बाहर से मिला। इसकी जड़ें सिंधु नदी में हैं, जिसे प्राचीन फारसियों ने हिंदू और यूनानियों ने इंडोस कहा। इंडोस से इंडिया। हाँ, उसी इंडोस से इंडिया बना। ये नाम अंग्रेजों के जरिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। यह हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी जड़ें बाहरी परिप्रेक्ष्य में हैं। इसे भाषा विज्ञान में एक्सोनिम कहते हैं। एक्सोनिम यानी दूसरों द्वारा दिया गया नाम। सही। और भारत? वही दूसरी तरफ, भारत नाम इस भूमि की अपनी उपज है। ये हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत, राजा भरत और भारत कबीले के इतिहास और ज्ञान की उस गहरी परंपरा का प्रतीक है जिसकी हमने अभी चर्चा की। तो ये एंडोनिम हुआ। बिल्कुल, ये एक एंडोनिम है, यानी किसी समुदाय द्वारा खुद को दिया गया नाम। तो फर्क ये है कि इंडिया वो नाम है जो दुनिया ने हमें दिया, जबकि भारत वो नाम है जो हमने खुद को दिया, जो हमारी अपनी अंदरूनी पहचान से जुड़ा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम क्या कह सकते हैं? एक नाम के पीछे इतनी सारी परतें हैं, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और अब राजनीतिक भी। हम ये कह सकते हैं कि भारत नाम सिर्फ एक भौगोलिक इकाई का लेबल नहीं है, ये एक विचार है। एक विचार। हाँ, ये राजा भरत के शौर्य की कहानी है। ये भरत कबीले की ऐतिहासिक विजय की कहानी है। ये ज्ञान की खोज में लीन होने का एक दार्शनिक संकल्प है, और ये सबका भरण पोषण करने की एक जिम्मेदारी भी है। ये हमें याद दिलाता है कि इस भूमि की पहचान सिर्फ इसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि इसके विचारों और आदर्शों से है। ये एक ऐसी पहचान है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया हमारा वैश्विक परिचय हो सकता है, लेकिन भारत हमारी आत्मा का नाम है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। ये हमें बताता है कि हम कौन थे और शायद ये भी कि हमें क्या होना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया दुनिया के नक्शे पर एक देश हो सकता है, लेकिन भारत एक जीती जागती सभ्यता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत है और एक भविष्य का दृष्टिकोण भी। ये वाकई एक गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा थी। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सामूहिक स्तर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?